नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण की विधियों का भाग 3। यदि आपने भाषा शिक्षण की विधियों का भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पढ़ाई स्टेशन पर ही भाग 1 और भाग 2 जो अपलोड किया गया है वो देखें और तत्पश्चात इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे कि आपको भाषा शिक्षण की सभी विधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम बची हुई सभी शिक्षण विधियों की चर्चा एक एक करके करेंगे। आशा है आप सबको ये समझ में आएगी और इनमें से प्रश्न रीट परीक्षा में पूछे जाने पर आप सभी उनका सही उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली विधि है आज की अभिक्रमित अनुदेशन विधि। जब विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके विद्यार्थी के पास प्रेषित किया जाता है और वह स्व अनुदेशन से सीखने का प्रयास करता है तो इसे ही अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। सबसे पहले अभिक्रमित शब्द का अर्थ है क्रमबद्ध और अनुदेशन का इंग्लिश है इंस्ट्रक्शन। मतलब क्रमबद्ध रूप से जो विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे भागों में जब बांट दिया जाता है और तत्पश्चात जब विद्यार्थी को प्रेषित किया जाता है तब वह स्टेप बाय स्टेप उसको सीखता है तो उसे क्रमबद्ध अनुदेशन कहा जाता है। सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार सुकरात के द्वारा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में दिया गया था तथा ऐसा ही विचार थॉर्नडाइक के द्वारा भी दिया गया। डॉक्टर प्रेसे ने इसी प्रकार की एक मशीन का निर्माण किया था, परंतु यह उनका प्रयास असफल रहा। अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा दूरस्थ शिक्षा में एक क्रांति आई है। वर्तमान समय में पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षण कार्य होते हैं वहाँ इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से हो रहा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि वर्तमान में जो प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन है उसका क्या अर्थ है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर हुआ और आपको पता होना चाहिए कि क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसमें 3 प्रकार यहाँ है और चौथा प्रकार नीचे लिखा हुआ है। तो देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये BF स्किनर, जेम्स जी हॉलैंड के द्वारा दिया गया। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन क्राउडर के द्वारा। गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन गिलबर्ट के द्वारा, गणित से गिलबर्ट, ठीक है। शाखीय का नॉर्मन और रेखीय का BF स्किनर। और फोर्थ है कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन, ये दिया था लॉरेंस ने। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। BF स्किनर और जेम्स जी हॉलैंड ने 1954 ईस्वी में इस विधि का प्रतिपादन किया था और इस विधि में विद्यार्थी के पास विषय वस्तु को निश्चित क्रम में प्रेषित किया जाता है। मतलब उसको कुछ टुकड़ों में बांट करके स्टेप बाय स्टेप विद्यार्थी को सिखाया जाता है। उसको विद्यार्थी स्व अनुदेशन से यानी अपनी आज्ञा से जैसा उसको उचित लगता है वैसा वह सीखता है। यहाँ क्रमशः विषय वस्तु जाने से एक रेखा जैसी आकृति का निर्माण होता है। मतलब एक के बाद एक दूसरा टॉपिक उसको समझाया जाता है, इसलिए एक रेखा का निर्माण होता है, इसलिए इसको रेखीय अनुदेशन कहा जाता है। जैसे फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 इत्यादि। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में मूल्यांकन की सतत व्यवस्था नहीं होने के कारण से यह कम प्रचलन में आने वाला अनुदेशन है। ध्यान देंगे आप कि रेखीय अनुदेशन में मूल्यांकन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ये इसकी कमी है। दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। हमने पढ़ा नॉर्मन क्राउडर 1960 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। तो देखिए, नॉर्मन क्राउडर ने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की कमी, कौन सी, मूल्यांकन वाली, इस कमी को दूर करते हुए शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन प्रस्तुत किया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में मूल्यांकन का अभाव था, तो वहीं पर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में मूल्यांकन की विशेषताएं पैदा की गई और इसी कारण से विभिन्न प्रकार की शाखाओं का निर्माण हुआ। और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में मूल्यांकन सतत होने से यह विधि सफल विधि मानी गई है रेखीय की तुलना में। तो यहाँ याद रखना है नॉर्मन क्राउडर 1960 ईस्वी। और अन्य बात इसमें क्या है कि रेखीय की तुलना में यह अधिक सफल है। कारण है इसका कि इसमें मूल्यांकन सतत होता है। अगली विधि देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन के गुण और दोष। तो गुण देखिए, मनोवैज्ञानिक विधि है, वयस्क शिक्षा प्रसार में योगदान, स्वयं करके सीखते हैं छात्र, तर्क और चिंतन का विकास करती है, समस्या समाधान का विकास होता है और अनुशासित
होते हैं और नियंत्रण का विकास होता है। और इसके दोष हैं, प्रारंभिक कक्षाओं और सामान्य विद्यालय वातावरण में यह अनुपयोगी है और परिणामों में अत्यधिक देरी हो जाती है, बालक में आलस्य को जन्म देती है और कई बार अशुद्ध ज्ञान बालकों में पैदा हो जाता है। भारत देश में इस अभिक्रमित अनुदेशन का आगमन 1966 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब पढ़ते हैं हम व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रास्ट, तो मतलब विरोधाभासी। इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो व्यतिरेकी शब्द का शाब्दिक अर्थ है तुलना करना। जब बालक को एक भाषा का ज्ञान पहले से होता है तथा उसे अन्य भाषा का ज्ञान करवाया जाता है तो दोनों भाषाओं के ज्ञान या विषय वस्तु में स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है और दोनों भाषाओं में क्या समानता है और क्या असमानता, इसे ही व्यतिरेकी विधि कहते हैं। बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं आप। शब्द आपको याद रखना है, व्यतिरेकी मतलब होगा इसका तुलना करना या विरोधाभास का उत्पन्न होना। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, एक तो हिंदी भाषा, दूसरा संस्कृत भाषा। संज्ञा दोनों में समान होती है तो ये हो गया समान तुलना करने पर। हिंदी में वचन 2 प्रकार के हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के हैं तो ये असमान है। लिंग हिंदी में 2 प्रकार के हैं और संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार है तो ये भी असमान हुआ। इस प्रकार तुलना करने पर समानता और असमानता का पता चला, अवबोध हुआ। तो व्यतिरेकी विधि के सही उपयोग के लिए व्यापकीकरण का विशिष्ट रूप से ज्ञान होना जरूरी है और व्यतिरेकी विधि उच्च कक्षाओं के लिए लाभदायक है क्योंकि इसके लिए एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। और तुलनात्मक रूप पर यहाँ पर बल दिया जाता है, मतलब तुलना की जाती है। और यह विधि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। हम समझ सकते हैं कि 2 भाषाओं का ज्ञान प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए थोड़ा कम संभव लगता है। अगली विधि आती है पेस्टोलॉजी विधि। 18वीं सदी के इस विद्वान ने जो विचार दिया उसके अनुसार छोटी कक्षाओं के बालकों को जब हम वर्णमाला लिखवाते हैं तो वे लिख नहीं पाते, परंतु उनमें जो आड़ी तिरछी लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आड़ी तिरछी लाइनें या गोले बनाने का एक स्वभाव पाया जाता है और यदि उनके उसी स्वभाव के आधार पर उनसे वर्ण आदि लिखवाए जाए तो वे जल्दी सीख जाते हैं। और यही कारण है कि पेस्टोलॉजी विधि प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब यहाँ वो अक्सर लिखने की बजाय गोले और लाइनें खींचने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो इसी प्रकार से उनको सिखाया जाए तो वो वर्णमाला लिखना जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए पेस्टोलॉजी की विधि अत्यंत उपयोगी विधि है प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए। अब है द्विभाषी विधि। द्वि मतलब दो भाषाओं की विधि। जब 2 भाषाओं को मिलाकर के भावात्मक रूप से सिखाने का प्रयास किया जाता है तो वहाँ द्विभाषी विधि का उपयोग होता है। इस विधि का उपयोग दुभाषिया करता है। दुभाषिया इंग्लिश में बोलते हैं इंटरप्रेटर, मतलब भाषा अनुवादक की तरह। जब श्रोता और वक्ता की भाषा में अंतर होता है तो एक दुभाषिया व्यक्ति उनके बीच भाषा अनुवादक का कार्य करता है। तो वो दुभाषिया जो है उसको दोनों भाषाओं का ज्ञान है। तो यहाँ पर श्रोता यानी जो बालक है और अध्यापक जो वक्ता है, इन दोनों की भाषा में अंतर होता है तो बीच में एक व्यक्ति जिसको हम दुभाषिया कहते हैं उसकी नियुक्ति होती है और वह एक की भाषा का अनुवाद दूसरे में करता है। यह द्विभाषी विधि हुई। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को मिटाने के लिए प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत फ्रांस में 1901 ईस्वी में की गई। अब व्याकरण अनुवाद विधि में क्या कमी रह गई थी वो भी देखते हैं हम। तो इस विधि के अनुसार बालक के सामने किसी अन्य भाषा के शब्दों को स्पष्ट करने के लिए उनकी मातृभाषा में अर्थ बताने के स्थान पर, मतलब ये क्या कहाँ होता था, व्याकरण अनुवाद विधि हमने भाग 2 में पढ़ा था व्याकरण अनुवाद विधि क्या है। उसमें समझाने के लिए जो नियम है उनको मातृभाषा में उनका पहले अर्थ बताया जाता है, तत्पश्चात बालकों को वह समझ में आता है क्योंकि मातृभाषा से वो अधिक परिचित होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा में नहीं बताएंगे अर्थ, लेकिन उसके स्थान पर उनसे संबंधित वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में रख दिया जाता है। क्योंकि वस्तु को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में रखा जाता है इसलिए इसका नाम प्रत्यक्ष विधि है तथा बालक प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर स्थायी ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते समय मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पर निषेध होता है क्योंकि इनके स्थान पर प्रत्यक्षतः वस्तु को रखा जाता है, यानी एक सीमा तक ही इसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत विद्यार्थी को मौखिक अभ्यास के सहारे भाषा सिखाई जाती है, इसलिए इस विधि को मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे आप कि प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम है मौखिक वार्तालाप विधि। अब है दल शिक्षण विधि। दल का मतलब एक पूरा ग्रुप। तो पूरा ग्रुप किस प्रकार से सीखेगा, तो यह विधि अमेरिका में विकसित की गई थी। इसमें शिक्षकों का एक दल होता है, मतलब एक से अधिक शिक्षक छात्रों को समझाते हैं, जो सबसे पहले विषय की बेहतरीन तैयारी के साथ कक्षा कक्ष में उपस्थित होता है तथा
विशिष्ट रूप से मिलजुल करके बालकों का मार्गदर्शन करते हैं। जेपी पुरोहित के अनुसार दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर के योजना बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं और उसके पश्चात मूल्यांकन करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि बालकों ने कितना अधिगम किया है। तो इसके सोपान देखिए, सबसे पहले शिक्षक मिलकर योजना बनाएंगे, फिर इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे और फिर ये देखेंगे, मतलब नियंत्रण करेंगे कि जो हमने कार्य किया है, जो क्रियान्वयन किया है योजना का, वो किस हद तक उसका परिणाम मिला है। अब दल शिक्षण के गुण देखिए, अनुशासित वातावरण में विशिष्ट ज्ञान देना और बालकों में गहराई से ज्ञान का विकास, क्योंकि एक से अधिक शिक्षक होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं, तो बेहतरीन ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। दल शिक्षण के दोष, इसमें समय और धन अधिक खर्च होता है, क्योंकि एक से अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ाते हैं तो अधिक सैलरी जाएगी और समय भी अधिक जाएगा। और आपस में सामंजस्य का अभाव, जो एक से अधिक शिक्षक हैं उनकी पृष्ठभूमि अलग है, इसलिए उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या उनकी विचारधाराएं भी अलग हो सकती है। इसके कारण से सामंजस्य का, तालमेल का अभाव होता है। अब आती है पाठ्य पुस्तक विधि। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों रीट परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यह एक विधि परंपरागत विधि है, मतलब बहुत पुरानी विधि है और इस विधि का उपयोग सुकरात के काल से लेकर के आज तक विधिवत रूप से होता रहा है। इसमें क्या होगा, तो इसमें निर्देश दिया जाता है, उसके बाद संबंधित पाठ का थोड़ा थोड़ा अंश एक एक करके बालक से पढ़वाता है। जो अध्यापक है वह छात्र से थोड़ा थोड़ा अंश, मतलब 2 लाइन एक छात्र ने पढ़ ली, फिर 2 लाइन नेक्स्ट छात्र ने पढ़ ली, फिर 2 लाइन फिर नेक्स्ट छात्र ने पढ़ ली, इस प्रकार से एक एक बालक से वो थोड़ा थोड़ा अंश पढ़वाता है और स्वयं उसके बारे में समझाता रहता है। जैसे लाइन टू लाइन एक छात्र ने एक पैराग्राफ पढ़ा, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, इस प्रकार से, और जैसे ही खत्म होगा उसके बीच में शिक्षक उस पैराग्राफ के बारे में समझाएगा। तो इस प्रकार से अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। और इस विधि का उपयोग करते समय प्रत्येक अगले बालक को संबोधित करते हुए क्या कहता है अध्यापक कि अब तू पढ़। वैसे तो अब हम इस तू शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, हम आप शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित मानते हैं, लेकिन सामान्यतया तू शब्द का प्रयोग भी शिक्षक द्वारा जब किया जाता है तो तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़ इस प्रकार बोलने के कारण से इस विधि का नाम ही हो गया है तू पढ़ विधि। अब इसके गुण क्या है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा किया जा सकता है क्योंकि टीचर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चलता है। दूसरा, बालकों में उच्चारण का विकास होता है क्योंकि वो स्वयं पढ़ते हैं। तीसरा, बालकों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है क्योंकि पूरी कक्षा के सामने 30-40 बच्चों के सामने वो एक साथ इतने सारे बच्चों के सामने वह बोलते हैं। चौथा, बालकों को याद करने और गृह कार्य में उनको मदद मिलती है। दोष क्या है इसके, बालकों में रटत का दोष पैदा होता है क्योंकि वो रटना सीख जाते हैं, जो वो पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़ पढ़ के रटना सीख जाते हैं। और दूसरा, नकल की आदत पड़ जाती है क्योंकि किताब से पढ़ते हैं तो किताब में जैसा लिखा हुआ है उसको टीपने की कोशिश करते हैं। अब है व्याख्यान विधि। इसके जनक है प्लेटो और ईसा पूर्व 5वीं से लेकर के 4वीं शताब्दी के बीच इसका उद्भव हुआ। इस विधि का उपयोग करते समय शिक्षक सबसे पहले लिखित व्याख्यान तैयार करता है। जो टीचर है वह नोट्स तैयार करता है अपने और उसको कक्षा कक्ष में साथ रखते हुए उसके जो मेन पॉइंट्स है, जो मूल बिंदु है, वो श्याम पट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर देता है और उसके बाद एक एक करके व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट करता है। सभी बालक ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं और बालकों को बीच में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। मतलब व्याख्यान मतलब भाषण देंगे अध्यापक, अपने नोट्स बना के लाएंगे और बोर्ड पर जो मेन हेडिंग है वो लिख देंगे और एक एक करके उनको समझाएंगे। यह बालकों में विशेष अनुशासन रखने वाली विधि है क्योंकि टीचर का आई कॉन्टैक्ट बना रहता है। अब इसके गुण क्या है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है, बालकों में अनुशासन और नियंत्रण बना रहता है और समय और धन कम खर्च होता है और एक ही समय में सैकड़ों बालकों का शिक्षण करवाया जा सकता है क्योंकि व्याख्यान में भले 50 लोग बैठे हो या 500 बैठे हो, एक अध्यापक द्वारा व्याख्यान सबको दिया जाएगा। दोष क्या है इसके, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है और बालकों की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती क्योंकि वो बीच में प्रश्न नहीं पूछ सकते और बालक कई बार सीख नहीं पाता और विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं के लिए तो ये बिल्कुल उपयोगी नहीं है क्योंकि उनको पहले लिखवाना पड़ेगा और साथ साथ समझाना भी पड़ेगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी तुरंत करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं हम समवाय विधि। समवाय विधि क्या है, एक प्रकार से मिक्सचर है, कॉम्बो है। तो पढ़ते हैं इसको, प्रोबेल जीवन केंद्रित शिक्षा। समवाय से अभिप्राय वातावरण के मिले जुले ज्ञान और व्यवहार से है, यानी हमारा सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, व्यावसायिक वातावरण जो कि हमें एक दिशा देता है उसको हम कहते हैं समवाय। जॉन डीबी सामंजस्यकरण की शिक्षा देखिए यहाँ भाषा शिक्षण में गद्य, पद्य, व्याकरण और भाषा के अन्य सभी
पक्षों का मिला जुला व्यवहार ही समवाय कहलाता है। तो समवाय का अर्थ बताया आपको कि सबका मिक्सचर, गद्य भी आएगा, पद्य भी आएगा और साथ में व्याकरण और भाषा के अन्य सभी पक्षों का मिला जुला रूप समवाय कहलाता है। और समवाय का विचार आधुनिक है क्योंकि सभी पक्षों पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। अब है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। क्या बताया गांधी जी ने? गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा 1935 में दी। ये याद रख लेना आप कि 1935 में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की विधि बताई और उन्होंने अपने अभिन्न मित्र, उनके खास मित्र थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनको इसके प्रचार प्रसार का कार्य सौंपा और जिनके द्वारा 1937 से 1939 तक, 35 में तो अवधारणा दी और 37 से लेकर 39 तक वर्धा महाराष्ट्र में इस पर काम किया गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम गद्य शिक्षण की विधि। इस विधि में क्या होता है? भाषा में विशेष रूप से पहले तो गद्य का अर्थ क्या है? गद्य का मतलब जिसमें तुकबंदी नहीं है, जिसमें लय नहीं है, जिसमें कोई इस प्रकार के रस नहीं है। ठीक है, तो भाषा में ये जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वो गद्य है। ठीक है, तो भाषा में विशेष रूप से निबंध, संस्मरण, यात्रा वर्णन, कहानी, नाटक, रूपक आदि वे क्षेत्र, यहाँ एक मात्रा आएगी, वे क्षेत्र हैं, बिंदी आएगी यहाँ पर, जिनका गद्य में विकास होता है। इन गद्य विधाओं के शिक्षण से संबंधित उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो गद्य शिक्षण विधि के उद्देश्य क्या है? देखिए, बालक में वर्ण, शब्द और वाक्य आदि का ज्ञान पैदा करना। नंबर 2, भाषा के लिए पर्याय, विलोम, पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, शब्द शक्ति, लोकोक्ति और अन्य विचारों को स्पष्ट करना। ये सब चीज़ें गद्य शिक्षण में ही आएंगे। तीसरा, बालकों के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास में इनका उपयोग है। तो अब गुण देखिए, भाषा शिक्षण में और विकास में गद्य विशेष महत्वपूर्ण है और भाषा कौशल के विकास में गद्य शिक्षण आधार है। तो गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां यहाँ पर 4 हैं। सबसे पहले अर्थबोध, दूसरा व्याख्यान, तीसरा विश्लेषण और चौथा है समीक्षा। तो एक एक करके सबका अर्थ जानते हैं। अर्थबोध विधि, अर्थबोध मतलब अर्थ का ज्ञान। तो जब गद्य शिक्षण के दौरान एक शिक्षक बालकों को कठिन शब्दों का अर्थबोध करवाते हुए सिखाने का प्रयास करता है तो वास्तविक अर्थों में बालक के शब्दार्थ का विकास होता है और भाषा विकास हो पाता है। तो मतलब गद्य शिक्षण के दौरान जब भी कठिन शब्द आते हैं तो शिक्षक द्वारा उन कठिन शब्दों पर जोर दिया जाता है और उनका अर्थ बालकों को बताया जाता है, जिससे बालकों की जो वोकेबुलरी है वो डेवलप होती है और इसके साथ भाषा विकास होता है। यहाँ शिक्षक बालकों को उद्बोधित करते हुए, मतलब उनको बताते हुए कार्य करता है, पढ़ाता है, इसलिए इसको उद्बोधन विधि भी कहा जाता है। तो अर्थबोध को उद्बोधन विधि भी कहते हैं, जहाँ कठिन शब्दों का अर्थ बालकों को बताया जाता है। दूसरा है व्याख्यान विधि। ये गद्य शिक्षण की विधियां हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले अर्थबोध, दूसरा व्याख्यान। व्याख्यान में भाषण दिया जाएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझाया जाएगा। तो भाषा के गद्य शिक्षण में जब एक शिक्षक बालकों को विशेष रूप से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि का ज्ञान कराने के साथ साथ उन्हें मुहावरे, सूक्तियाँ, उक्तियाँ, लोकोक्तियाँ आदि की सही प्रकार से जानकारी प्रदान करते हुए सिखाने का प्रयास करता है, तो यह अपने आप में व्याख्यान विधि का उपयोग है। और यह विधि बालक को अच्छा वक्ता बनाने में विशेष योगदान देती है, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापक है वो छात्रों के सामने एक अच्छे वक्ता की तरह उद्बोधन देता है, भाषण देता है अपना, इसलिए गद्य में इसकी प्रभावशीलता देखी जा सकती है। तीसरी विधि है गद्य शिक्षण की विश्लेषण विधि। गद्य में जब एक शिक्षक पाठ की प्रस्तावना तथा मूल का विकास करने का प्रयास करता है तो वह अपने आप में विश्लेषणात्मक तरीके का प्रयोग करता है। विश्लेषणात्मक का मतलब उसको सूक्ष्मता की ओर बढ़ना, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। इस विधि में विशेष रूप से प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। तो देखिए महत्वपूर्ण बात क्या थी इसमें कि एक शिक्षक पाठ की प्रस्तावना और मूल का विकास करने का प्रयास करता है। इस विधि के द्वारा संपूर्ण शिक्षण संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर चीज़ को बारीकी से समझाएंगे तो समय इतना शिक्षक के पास भी नहीं है और छात्र के पास भी नहीं है। इसलिए इस विधि को एक प्रकार से व्यवहार में लाने के लिए व्याख्यान आदि प्रविधियों का साथ में प्रयोग किया जाता है। केवल विश्लेषण द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। चौथी गद्य शिक्षण की विधि है समीक्षा विधि। यह गद्य शिक्षण की अंतिम विधि है। यहाँ पर समीक्षा का मतलब होता है अवलोकन करना, निरीक्षण करना, ठीक है, एक प्रकार से जांच करना। तो जब एक शिक्षक किसी विषय वस्तु के गुण दोष को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है तो यह अपने आप में समीक्षा विधि होती है। इसमें महत्वपूर्ण बात देखिए, आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा, मतलब चेक करके उनकी गलतियों के बारे में बताएंगे छात्रों को। तो इसमें आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा शिक्षण व्यवहार किया जाता है। तो यह विधि
संपूर्ण विषय वस्तु को सार्थक रूप से समझने में मदद करती है। आगे पढ़ते हैं हम नाट्य शिक्षण की विधियां। नाट्य शिक्षण की विधियों में एक प्रकार से नाट्य मंचन किया जाता है, मतलब अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है जो ज़्यादा रुचिपूर्ण होता है और आज के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी और सर्वाधिक प्रचलन में भी नाट्य शिक्षण की विधियां ही है। तो नाट्य एक प्रकार से गद्य की उपशैली है और नाट्य शिक्षण विधियों का उद्देश्य देखिए, एक तो मौखिक अभिव्यक्ति, भाव प्रकट होने चाहिए, जो टीचर समझा रहे हैं भाव प्रकट होने चाहिए, चरित्र निर्माण में सहायक है और व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक है। तो नाट्य शिक्षण की विधियां देखिए, यहाँ पर एक एक करके इन सबके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, आदर्श नाट्य शिक्षण, इसमें शिक्षक स्वयं विभिन्न पात्रों के अनुसार हाव भाव करके सिखाता है, इसलिए इसको आदर्श नाट्य शिक्षण कहते हैं। शिक्षक जो है वो एक आदर्श के रूप में अलग अलग पात्रों के हाव भाव को प्रस्तुत करता है। दूसरा, कक्षाभिनय नाट्य विधि, इसमें कक्षा के जो सारे छात्र है, बालक है, उनको विभिन्न पात्रों की भूमिका में अपनी अभिव्यक्ति देनी होती है, तो इसमें छात्र भी भाग लेते हैं, इसलिए इसका नाम है कक्षाभिनय। आदर्श नाट्य में तो आदर्श शिक्षक रहेगा, कक्षाभिनय में कक्षा के जो छात्र हैं वो भी अभिनय करेंगे। रंगमंचीय नाट्य विधि, इसमें रंगमंच पर बालकों को विभिन्न पात्रों में मंचन कराना, जो स्टेज पर मंचन करा करके बच्चों को सिखाया जाता है वो रंगमंचीय नाट्य विधि है। और व्याख्यान नाट्य विधि, शिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा और मूक रूप से बालकों द्वारा सुनकर सीखना, बालक चुपचाप उसको सीखेंगे। और पांचवा है समवाय, जैसा अपन ने इसका अर्थ पढ़ा है, ये सबका मिक्सचर है, तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों को एक साथ काम में लेते हुए शिक्षण करवाया जाता है। अब नाट्य शिक्षण के लाभ देखिए आप, भाव की अभिव्यक्ति और विचार प्रकट होते हैं यहाँ पर, अर्थबोध विकास होता है क्योंकि ज़्यादा रुचिपूर्ण होता है, परिस्थिति को समझा जा सकता है प्रत्यक्षतः, मनोरंजन का विकास होता है, बालकों का मनोरंजन होता है अधिगम के साथ ही, और बालक के चरित्र निर्माण में सहयोग होता है क्योंकि जो नाट्य मंचन के दौरान जो अच्छे पात्र होते हैं उनका अनुकरण बालक करते हैं अपने जीवन में, और इसके साथ उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। तो दोस्तों और साथियों, आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जो हमने पढ़ा है भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में आप सबको अच्छी तरह समझ आया है, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इनमें से प्रश्न आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को स्वयं भी देखें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है रीट परीक्षा से संबंधित वो सभी टॉपिक इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में विस्तृत जानकारी। जय हिंद, जय भारत।